वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज का जो हम काफी समय से आप लोग इंतजार करते रहे होंगे वन नाइट फाइट क्लास का। तो आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए वन नाइट फाइट क्लास लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि आपको एक चैप्टर से लेके कंप्लीट लास्ट चैप्टर तक के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जाएगा और किस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा और आपको टाइप्स बताए जाएंगे। और उस टाइप्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए या उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको अपने बुक में अभी अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ यदि आपको बुक में अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसका हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए आज पहला टॉपिक हम लेके चलते हैं, जिसमें है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का पहला टॉपिक है वो है ठोस अवस्था का सबसे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले हैं। तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है आप लोगों का कि क्रिस्टल निकाय के प्रकार या एकक कोशिकाओं के प्रकार के बारे में पहले जान लेते हैं। एकक कोशिकाओं के प्रकार, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें आपको पूछेगा क्या, इसको समझिए, इसमें से पूछेगा क्या। तो ध्यान से समझिए, एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं आपने पढ़ा होगा। कुल एकक कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं और जिसमें से नंबर 1 है सरल घनी एकक कोशिका, दूसरा है काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, और तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। बच्चों, इनमें से क्या प्रश्न पूछने वाले हैं सरल घनीय, काय केंद्रित और फलक केंद्रित एकक कोशिका में से आपको परमाणुओं की संख्या पूछेगी। क्या पूछेगी? परमाणुओं की संख्या। प्रश्न रहेगा कि सरल घनीय एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी। यह आपके इस चैप्टर से केवल इतने से ही 1 नंबर के 1 से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल में कहां से आएगा इस चैप्टर से, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग घनत्व के लिए किसी एकक कोशिका में परमाणुओं के घनत्व यानी उसमें घनत्व जानना है तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। घनत्व अब आप पढ़ चुके हैं कि क्या क्या आने वाला है। घनत्व किसको, घनत्व की आप लोग जानते हैं। घनत्व डी इज इक्वल टू या रो इज इक्वल टू आपको भी देखने को मिला होगा जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। आपको पता है, मैं यहाँ पर शार्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूं। डी घनत्व निकालना है तो कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हमें जानना क्या होगा कि वह हमारा जो क्रिस्टल निकाय दिया है, वह क्रिस्टल निकाय, वह क्रिस्टल कोशिका जो है वह किसकी है, सरल घनी है कि काय केंद्रित है या फलक केंद्रित है। इसके आधार पर जहां जेड क्या है, परमाणुओं की संख्या है, परमाणु है, परमाणुओं का क्षेत्र त्रिज्या है, और यहाँ पे यम उसका द्रव्यमान है और अपान यन ए अवगाद्रो संख्या है। जैसे कि आपको निकालना होगा परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु की संख्या बराबर होता है कुल द्रव्यमान बटे अवगाद्रो संख्या, जिसको कुल द्रव्यमान मतलब कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, अपान अवगाद्रो संख्या। तो अवगाद्रो संख्या में क्या होगा, यन ए से दिखाया जाता है। अब आप इससे निकाल सकते हो यम अपान एन ए, यही यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, द्रव्यमान बटे आयतन, जिसमें हमें घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें द्रव्यमान कितना निकालना है, परमाणुओं की संख्या इंटू परमाणु द्रव्यमान गुणे बटे आयतन। तो आयतन यहां से ऐसे निकल जाएगा, द्रव्यमान निकालना है तो कुल कितने परमाणु हैं, इससे निकलेंगे यम बाई एन ए से, और जेड क्या हो जाएगा, जेड परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। इसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं, उसमें देखिएगा एक प्रश्न आया है, लगभग ये लगातार 3 से 4 साल पूछे हुए हैं कि क्रिस्टल घनत्व की गणना के लिए, प्रश्न है क्रिस्टल घनत्व
की गणना के लिए किस प्रकार की जाती है, या गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह लगातार 3 साल पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखते चलिए। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं, हमें मालूम है D इज इक्वल टू ZM अपान A क्यूब इंटू NA। यानी क्या है, अवोगाद्रो नंबर है, अवोगाद्रो संख्या है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6 यानी A की वैल्यू होती है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। यहां देखिए 022 कहीं कहीं यूज होता है और कहीं कहीं 6.023 भी यूज होता है। 23 गुणे 10 के पावर 23। आप लोग इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रश्न में बहुत ज्यादा, आंसर में बहुत कम ही आएंगे। नेक्स्ट है ए क्यूब क्या है। तो आप जानिए क्रिस्टल निकाय एक घनीय होगा, तो इसका क्या है, ए बराबर कोर की लंबाई है। ये कोर, चाहे ये कोर की बोलिए चाहे ये, क्योंकि ए क्या है, किसी घन का एक कोर है, तो कोर की लंबाई ए है। ए है कोर की लंबाई। बाकी सब आप जानते हैं। जेड क्या है, परमाणुओं की संख्या है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ठोस अवस्था का अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह है क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल दोष ध्यान से समझिएगा, आपको कौन कौन से दोष हैं। क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल दोष हमको ऐसे तो हम देखें तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टाइकियोमेट्री, दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री। लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है सभी को? स्टाइकियोमेट्री, रस समीकरणीय दोष। रस समीकरणीय दोष, और दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री और रस समीकरणीय दोष। अब रस समीकरणीय दोष में कौन कौन से पढ़ने हैं, इनको ध्यान दो। रस समीकरणीय दोष में हमको पढ़ना है रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। कितने कितने? रिक्तिका, अंतराकाशी, साटकी और फ्रैंकल दोष। रिक्तिका दोष किसको कहते हैं? अब इसमें इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है, इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। यहां 4 हैं, चारों में साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। इनमें अंतर भी पूछेगा। देखिए, या तो अंतर पूछेगा या तो परिभाषा या टिप्पणी में दे देगा। तो आप लोगों को क्या लिखना है? साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। अरस समीकरणीय में दोष में केवल 2 ही प्रकार के दोष होते हैं, धातु अधिक्य और धातु निम्नता। धातु निम्नता इसके अगर पूछेंगे तो सबका पूछेगा, अगर तो केवल और केवल आपसे केवल और केवल नाम पूछेगा, आपको परिभाषाएं नहीं लिखनी है। अगर सभी दोषों के बारे में पूछ दिया तब क्या पूछेगा? अगर मान लीजिए पूछ दिया क्रिस्टल दोष क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा कीजिए या विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपको एक एक लाइन सबकी परिभाषाएं लिखनी है। और एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल जरूर दें। आपके कुल 5 नंबर इस चैप्टर से आने हैं ठोस अवस्था से, जिसमें से 3 नंबर का आपको दोष से आएगा, और रही बात 2 नंबर, लगभग 2 नंबर, 1 से 2 नंबर आपके हमने बताया घनत्व और परमाणुओं की संख्या से आएगा। आपका 5 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट है विलयन चैप्टर। अगला टॉपिक है विलयन।
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आता है हम लोग का अगला चैप्टर जो है, यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे क्लास 12 के लिए। उसमें आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो बच्चों, आप अपने साथ साथ अपने अभिभावक, अपने टीचर, शिक्षक सबके लिए पढ़ रहे हो। तो आपका यह अंतिम कड़ी है कि आप उनमें खरा उतरिए। तो विलयन में जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह केवल और केवल न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न विलयन से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। केवल आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न विलयन से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। और वो 3 नंबर कौन से हैं? ध्यान से समझिएगा। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, इनसे पूछा जाएगा। 4 टॉपिक हैं आपके, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। इनसे ही पूछा जाएगा। लास्ट आता है एक और टॉपिक है, उसे वो है राउल्ट का नियम, जिसपे आंकिक प्रश्न आने वाले हैं। राउल्ट का नियम अभी लगातार 2 साल से, पिछले अब 2020-21 में तो बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो पाए, लेकिन 2019-20 में एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है, जो कि प्रश्न का शीर्ष हो रहा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इस पे आपसे पूछा गया है, जिसमें परासरण दाब निकालने के लिए पूछ देता है, गैस विलयन का नियतांक पूछ देता है निकालने के लिए, स्थिरांक जिसको कहते हैं। तो इस टॉपिक से आप लोग इसको, इस फॉर्मूले से आप लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ज्यादा नहीं। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के नियम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? P माइनस PS अपान P क्या है? पहला प्रारंभिक वाष्प दाब, या सॉरी विलयन का परासरण दाब, और बाद में परासरण दाब, फिर अपान कुल परासरण दाब। इसको निकालेंगे। यह बराबर होगा किसके? N1 अपान N1 प्लस N2 के। किसके बराबर होगा? N1 बराबर और N1 अपान N1 प्लस N2 के। ये है राउल्ट का नियम। इसको आप लोग गणितीय फॉर्म में और परिभाषा के अनुसार भी याद कर लेंगे। इसके कुछ सीमाएं हैं। राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, टिप्पणी पूछ सकता है। सीमाएं, लिमिट्स। नेक्स्ट आता है एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी हमारे सामने, वो हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग उस पर चर्चा, इस टाइप के प्रश्न आप जरूर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। दिया है एक कार्बनिक पदार्थ प्रश्न क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ अणुभार, जिसका कार्बनिक पदार्थ है जिसका अणुभार है 342 के 1% विलयन। कितना? 1% विलयन। विलयन कैसा है? जलीय विलयन है। 1% जलीय विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 546.7 mm मिलीमीटर पाया गया है। तो विलयन का स्थिरांक पूछ रहा है। विलयन का स्थिरांक हमने अभी बताया कि ये इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछते हैं। ज्ञात करना है आपको विलयन का स्थिरांक। फार्मूला क्या लगेगा? ठीक, फार्मूला इसमें लगेगा वही PV इज इक्वल टू NRT, लेकिन
उसका एक सिंपल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए स्मॉल यम इज इक्वल टू डब्ल्यू एस टी अपान पी, पराशरण दाब P, जहां पे W क्या है, हमें एक परसेंटेज विलयन का जली विलयन दिया है, इसका माने जो वहां पे विलायक है, विलायक का भार या द्रव्यमान, या आप लोग और फार्मूले कई छो लिखे होंगे, पढ़े होंगे, उसमें क्या है क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन के लिए, तो वह भी फार्मूले आप इसको लगा के इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ जो है हमारा ये है विलयन का स्थिरांक कांस्टेंट यश, क्योंकि विलयन में सॉल्यूशन यश लगाया जाता है स्थिरांक के जगह पर, वहां पे आरटी और केटी नहीं लगते, ठीक। तो यहां क्या हो जाएंगे फार्मूले, यश इज इक्वल टू यम पी अपान डब्ल्यू इंटू टी। जहां अब इस प्रश्न में हम जो वैल्यू दिया है उसको निकाल के रख सकते हैं। हमारे पास वैल्यू दिया है W इज इक्वल टू 1% दिया है, तो 1/100, क्योंकि यहां में ml में है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम प्रति लीटर। इसको निकाल लीजिएगा, ठीक। 1 ग्राम प्रति 100 ml, 1 ग्राम है 100 ml में दिया है, तो कितना निकालना है हमको, ग्राम प्रति लीटर में हमको मात्रा चाहिए, तो आएगा, इसका सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 10 ग्राम प्रति लीटर, ml को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, तो 10 से गुणा नीचे और 10 से गुणा ऊपर करना पड़ेगा, और ये सॉल्व करेंगे आप लोग आएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमें दिया है वैल्यू यम बराबर कितना दिया है, भार 342। नेक्स्ट है जो हमें वाष्प दाब दिया, अरे सॉरी पराशरण दाब दिया है, कितना दिया है 546.7 बटे कुल द्रव्यमान यानी विलयन का, विलयन में विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो 10 ग्राम प्रति लीटर, और गुणे टी टेम्परेचर यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, जबकि हमें इसमें केल्विन में रखना है, तो केल्विन में रखेंगे तो हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन 300 केल्विन। और यहाँ वाष्प दाब हमको दिया है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हमें ये दिया है ये mm में दिया है, और जबकि हमको रखना है AMU या ATP में, एटमॉस्फेरिक के वायुमंडली दाब पे रखना है, तो वायुमंडली दाब में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 760 से भाग दे दिया जाता है, कितने से 760 से भाग दे दिया जाता है, AMU अपान 60 100 बराबर यम। तो हमें यहाँ दिया है 546.7, तो ये 546.7 बटे 760 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके वेग विलयन के स्थिरांक का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है मोलरता और नॉर्मलता के आधार पर, तो आप लोग उन सबको हमें आशा है कि आप कर लेंगे, और आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप इस पे कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी से क्या आने वाले हैं, अगर आप बताए जा रहा है आज का ये क्लास आप अटेंड कर रहे हो, तो आपके लिए 80% का दरवाजा खुल गया है। आप बिना पढ़े 80% गायन कर सकते हो मात्र 1 से 2 दिन में। आप उठाइए बुक्स और इन तमाम जितने बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस उतने को ही पढ़ लीजिए, आपके रिजल्ट 80% आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रासायनिक बलगतिकी में आपको क्या पढ़ना है, आपको बस यहां से केवल 2 प्रश्न, शून्य कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यही 2 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ना है, और तमाम झंझट नहीं, बस केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें से कुल 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कौन कौन से, पहला अर्ध आयु, अभिक्रिया का अर्ध आयु। अब कौन से अर्ध आयु, प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। दूसरा प्रश्न है कोटि और आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या क्या है, आइए देखते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। इसको गेन करिए और बुक से लिखिए और लिख के उसे तुरंत रिवीज करिए। रिवीज करने के बाद चलिए नेक्स्ट आता है हम लोग के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या प्रश्न आने वाले हैं। यहां तो हमने अभी इतना बताया, अर्धायु दोनों के लिए पूछेगा, अर्धायु का सिंपल परिभाषा पूछ लेगा और कोटि और आणविकता में अंतर पूछेगा। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर या अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को अलग अलग भी डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, निकालने के लिए भी पूछ सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक सिंपल तरीका है किस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक, क्या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप, जैसे हमने यहां दिखा कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो इस अभिक्रिया की क्या आणविकता होगी, तो यहां पे उपस्थित अणुओं की संख्या क्या कहा गई, आणविकता। कितने थे और कितने बने, रेशियो d इज इक्वल टू, या आप यहां पे निकाल सकते हैं। इससे हम ऐसे जनरली आप लोग जान लीजिए, अगर दो बने हैं तो आणविकता कितनी हो गई, 2। कोटि कितनी हो गई, 0। कितनी हो गई, 0। क्यों, क्योंकि 2 थे और 2 जनरेट हुए। अगर 2 होते और 1 जनरेट होता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लेकिन इसमें कुछ एनर्जीज भी निकल सकती हैं, तो इन सबको आप अभिक्रिया के लिए फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इस चैप्टर के लिए। वो प्रश्न है कि कोई हमें अभिक्रिया दिया है और अभिक्रिया का 50% हमको पता है कि 50% होने में इतना समय लगता है, तो 90% समय खत्म होने में कितना लगेगा। प्रश्न पूछ देता है 50% खत्म होने में, यानी अर्ध आयु काल हमको मालूम होता है और पूछ देगा 90% खत्म होने में कैसे लगेगा। तो यहां ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, जिस तरीके से हमारे पास एक प्रश्न है हम उस पर बात कर लेते हैं अभी, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए। पूछ दिया है वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए, तो वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपान t, टाइम अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लगा समय, इनटू log a अपान a माइनस x। जैसे यहां पे क्या है, a का वैल्यू प्रारंभिक आयतन या प्रारंभिक मान जो दिया है वो अपान बचा हुआ मान, तो 90% जब पूर्ण होगा तो a माइनस एक्स का मान कितना होगा, a बराबर 100। अगर हमें अभिक्रिया के लिए a बराबर 100 मान लेते हैं तो 90% पूर्ण होने में, तो a माइनस 100 माइनस 90 बराबर 10, यानी a माइनस एक्स का मान 10 आएगा। यहां आप सॉल्व करके 10 लिख सकते हो। t की वैल्यू निकालना है आपको, लेकिन आपको पहले t हाफ दिया होगा जिससे हम k निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हमें क्या दिया होगा, t हाफ की वैल्यू दी है, जिस वजह से हम यहाँ 50% करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसी k के लिए t 90% बोला है तो 1/9 का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक हमारे पास प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद लगातार पूछा हुआ है। तो यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए, जो कि ये है आपके लिए, ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। इसमें क्या है, दिया है कि अभिकारक के सांद्रण 20 मिनट में 20% और 40 मिनट में 40% की कमी होती है। अभिकारक की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता A है, कमी कितनी हो रही है, 20 मिनट, यानी T20 अगर हम निकालेंगे 1 घंटे के लिए या मिनट के लिए, पहले पूरी अभिक्रिया के लिए निकाल लेंगे अर्धायु। ठीक, तो इसमें क्या होगा, K बराबर हमको निकालना है वेग स्थिरांक, या दिया है यहां पहले सब जानते हैं। K क्या है, वेग स्थिरांक है, T क्या है, टाइम है, लगा अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, A क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और A माइनस एक्स अंतिम सांद्रता। ये x क्या है, कमी, सांद्रता में परिवर्तन, और A तो प्रारंभिक है, बची हुई मात्रा A माइनस एक्स हो जाएगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर पूछा जाए तो क्या होगा, K इज इक्वल टू शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्र x बाई टी, क्या होगा
मात्र x बाई टी। जैसे अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं, पहला हमारा इसमें प्रश्न जो दिया है वो दिया है 20 मिनट में 20% पूरा होता है। प्रश्न आपके सामने अभी यहां पे हम लिख देते हैं। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए। देखिए प्रश्न में प्रश्न घुसाना ये यूपी बोर्ड का काम है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र निकालिए, लिखिए, लिख दीजिए पहले k इज इक्वल टू, प्रश्न हम लिख देते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, वेग स्थिरांक का सूत्र लिखिए। और किसी अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में, किसमें? अभिकारक के सांद्रण में, सांद्रण में 20 मिनट में कितना टाइम है? 20 मिनट। 20 मिनट में 20%, 40 मिनट में 40% की कमी होती है। टाइम कितना है? t बराबर अगर 20 मिनट तो जो कमी होगी x का मान वो कितना होगा? 20%। और अगर 40 मिनट तो 40%। इस हिसाब से 50 मिनट में 50% होना चाहिए ना। तो अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। तो आपको करना क्या है? पहला काम t इज इक्वल टू 20 मिनट ना, 20% और 20 मिनट टाइम लगा है तो x बराबर भी 20, t बराबर 20, x बराबर 20 और परसेंटेज निकालने। अब हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k1 बराबर क्या हो जाएगा? ये किस अभिक्रिया के लिए है नहीं मालूम, तो हमें लग रहा है ये प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, ठीक, क्योंकि ऐसे ही जो उसमें जनरली ये प्रश्न दे देता है, ठीक। तो यहां पे सॉल्व कर देंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होता है? k इज इक्वल टू x बाई टी। कोई भी अभिक्रिया होगा यही फार्मूला ही होता है। वो तो प्रथम कोटि के लिए इसलिए लगा दिया जाता है लॉग, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार निकालने होते हैं, इसलिए लॉग लगा देने से क्या हो जाएगा? एक बार में वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ k इज इक्वल टू x बाई टी, x का मान कितना है? 20 बटे t 20, k बराबर 1। वेग स्थिरांक मालूम हो गया, यहां से 1 निकला, कितना? 1 वेग स्थिरांक पहला है ये k1। अगर हम दूसरे के लिए निकालने k2 के लिए 40 मिनट में 40%, तो 40 बटे 40, इसके लिए भी 1। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो होता है इसका वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अगर मिनट में निकालना है तो मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, यह होता है वेग स्थिरांक का मात्रक। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो चलिए यहां हमें पता चल गया k1 बराबर k2 है। क्या है? k1 बराबर k2 है। तो अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। तो जब अभिक्रिया, देखो यहां पे भी क्या था? k1 और यहां पे भी क्या है? k2, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो अतः यह कौन सी अभिक्रिया होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक। अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लगाएंगे तब पर भी हमें वही आएगा जो कि आना चाहिए। देखिए अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लगाएंगे 2.303 अपान टी बराबर 20 इंटू लॉग ए 100 बटे 20% यानी 80। और उसी तरीके से जब हम इसमें निकालेंगे k2 के लिए तो वो आएगा 40%। वैल्यू क्या होंगे? दोनों के दोनों, यहां 40 हो जाएगा और यहां भी 40 हो जाएगा। लॉग में वैल्यू कट जाते हैं, सॉल्व हो जाएंगे तो आएगा फाइनली बराबर। एक तो नहीं आएगा लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर आएंगे, सेम टू सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एक प्रश्न है जो कि हम इसी टाइप का एक और प्रश्न है उसमें दिया है। देखिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया को इसमें घुसेड़ा था, लेकिन आपको यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र पूछ के आपको कंफ्यूज कर देगा। किया है कि नहीं किया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र की गणना कीजिए, लिखना है। और लिखने के लिए बोल के अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट में 20%, 40 मिनट में
40%। आप तो जान नहीं पाएंगे कि कौन सा अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया लगाना है फार्मूला। तो सबसे पहला काम क्या है, छोटा जो है उसको कर लेते हैं। तो करते हैं सबसे पहले K1 इज इक्वल टू एक्स बाई टी, दैट्स मीन कि यह हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, और इसी से हम दोनों के दोनों को सॉल्व करते हैं, हमारा K1 बराबर K2 आ जाता है, अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है जो हमारा प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है, और जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने पास खुद मत पढ़िए, खुद पढ़ते रहिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरों का भी भला करिए और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहां देखिए स्पष्ट दिया है कि बोल रहा है कि ये जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की ही है। कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल टी हाफ कितना दिया है, 60 मिनट, 60 मिनट है। नेक्स्ट क्या है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। क्या पूछ रहा है, टी यानी कितने समय में 90% पूरी होगी, 90% पूर्ण हो जाएगी। निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा प्रश्न है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू सॉल्व, हल करिए, क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपान टी, कितना टी, इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। अब यहां हमको दिया है, क्या दिया है, T इज इक्वल टू 60 मिनट, T इज इक्वल टू 60 मिनट कितने में, और 60 मिनट में ये होता है टी हाफ की वैल्यू दिया है वहां पे, तो हम 60 मिनट रख के क्या निकाल लेंगे, K का मान। अब कितनी पूरी होती है, आधी, कितनी, तो a माइनस एक्स बराबर 50, a माइनस एक्स बराबर 50, क्यों, क्योंकि अर्धायु यहां पे अर्धायु है, टी हाफ का वैल्यू दिया है 60 मिनट, तो यह आधी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, a माइनस एक्स का वैल्यू 50 हो जाएगा और a बराबर 100, a बराबर 100। हम रख के सॉल्व करेंगे, K की वैल्यू निकाल लेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे 2.303 अपान टी, इंटू टी की वैल्यू हम रख देते हैं 60 मिनट, इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, तो हो जाएगा 100, सॉरी log 100 बटे कितना हो जाएगा 50, सॉल्व कर देंगे, log 2 यहां हो जाएगा 2.303 अपान 60 इंटू log 2, log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी यहां 60 मिनट के लिए दिया है, हम लोग a माइनस एक्स की वैल्यू निकालने नहीं है अभी, a माइनस एक्स की वैल्यू इसके लिए 50 है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको निकाल लेंगे। यहां हो जाएगा 2.303, इससे करके log 2 की वैल्यू रख के हम K का मान निकाल सकते हैं। और इसी K के मान के लिए, चूंकि वेग स्थिरांक सदैव नियत होता है, तो इसी K के मान के लिए T इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, log यहां 90 कर देंगे तो T बाई 100/90 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो हम इसको ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और क्या तरीका हो सकता है इसको निकालने का, अगर शॉर्टकट में कहीं पूछ दिया 1 नंबर 2 नंबर में, तो ठीक, तो इसको निकालने का तरीका ये है, बस सीधे सीधे है, हमारे पास ये फार्मूले हैं और इसी फार्मूले पर करना क्या है, कुछ नहीं, T इज इक्वल टू कितना निकालना है नहीं मालूम, K इज इक्वल टू यही होगा जो इतना आया है ना, ये इतना ही होगा, और जब इतना वैल्यू हम उठा के रख के इसको सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी a माइनस a का 90/100, होगा कि नहीं होगा, x का मान कितना होगा 90% पूर्ण होने में, तो a पहले प्रारंभिक सांद्रता है माइनस a का 90%, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स की वैल्यू आएगी, सॉल्व कर देंगे 9/10, 10 एकम 10 में से 9 गया, a/10 कितना आएगा, a/10 आएगा कि नहीं आएगा, ये 9 है, कितना हो जाएगा देखिए
10 से कम 10, 10a माइनस 9a, a बचा बटे नीचे 10, ये होगा a माइनस x की वैल्यू। हमको क्या निकालना है, k का मान हमको मालूम ही है, यहां से निकाल लेंगे, और नहीं निकालेंगे तब भी वही रखेंगे, और उसके बाद फिर रख देंगे, उठा के रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 199 मिनट। आप सॉल्व करिएगा 199 मिनट। नेक्स्ट आता है हम लोग का जो प्रश्न है, कि हमने पहले ही बता दिया कि अभिक्रिया के कोटि और अभिक्रिया का आणविकता पूछेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रश्न है जो कि आपके अभी वीडियो यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। देखिए एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को करने में, अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दुगुना होता है। क्या प्रूफ करना है, टी, यहां प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी 2-4 प्रश्न बताए जा रहे हैं सबको सॉल्व करते रहिएगा आप लोग। क्या हो जाएंगे, हमको एक प्रश्न दिया है, इसमें पूछ रहा है कि प्रूव करिए 3/4 इसका 75% पूर्ण होने में लगा समय कितना, अभिक्रिया के अर्ध आयु का दुगना होता है। किसी अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का दुगना होता है। तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि कभी भी इस पे अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी मटेरियल है वह आधे 1 घंटे में आधा हो जाता है, तो उसका आधे का आधा यानी 75% पूर्ण होने में कितना, खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो 75% मतलब जितना अभी प्रारंभ में है उसका जस्ट आधा, जितना अभी प्रारंभ में उसका जस्ट आधा। तो अभी क्या है, प्रारंभ में मान लो 100 है, तो 1 घंटे में वो कितना हो जाएगा 50, फिर 50 का 1 घंटे बाद ही वो 25 होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको पूर्ण होने में जस्ट उसका दुगना समय लगा, कितना 75% पूर्ण होने में, ठीक। अब 75 का यानी लगभग 88.5% पूर्ण होने में, सॉरी 87.5% पूर्ण होने में भी कितना समय लगेगा, फिर दुगुना लगेगा, यानी 75% में जितना लगा था उतना ही टाइम और लगेगा, यानी 1 घंटा और बढ़ जाएगा। समझ गए, इस तरीके से वो प्रश्न पूछता है। लेकिन आप लोगों को यहां पर अगर आप लोग ऐसे लगा सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो सीधे सीधे प्रश्न में अगर सिद्ध करने के लिए पूछा तो आप क्या करोगे, पहले इसके लिए वेग स्थिरांक का मान निकाल लोगे, ठीक। दोनों को क्या करोगे, आपस में तुलना करोगे। टी 3/4 के लिए वैल्यू करोगे 75% बोल रहा है, और ये टी हाफ के लिए यानी 50% बोल रहा है। आप दोनों को निकाल के आपस में कंपेयर कर दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, टी 3/4 इज इक्वल टू 3 हाफ इंटू 2, जस्ट अर्ध आयु का दुगुना होता है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको प्रूव करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली बार 2021 में भैया पेपर में शायद लगभग आ चुका था, लेकिन क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, ठीक। तो इस बार आने के इसके 100% चांस है। नेक्स्ट है, इसी तरीके से आपसे 99% पूछ सकता है कि 99% आधा होने में इतना समय लगता है, 90% होने में इतना लगता है, तो पूरा होने में कितना लगेगा। समझ रहे हो, पूरा होने में अभिक्रिया कभी नहीं पूछता, जब भी पूछेगा वो 99% तक पूछ सकता है, ठीक है। अभिक्रिया पूर्ण होने में काफी लंबा समय लगता है, इसलिए वो पूछता नहीं है। नेक्स्ट है अगला जो हमारा टॉपिक है, इसी में रासायनिक अभिक्रिया की या विलयन की रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन करने के लिए बोला है। किसका, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, ठीक, कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन प्रभावित करते हैं। जैसे कौन कौन हुए रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, वह ताप हुआ, दाब हुआ, ये सब है, ये क्या करते हैं अभिकार को। उत्प्रेरक हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, प्रकाश की उपस्थिति है, ये सब क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वह है पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। इसमें से क्या पूछेगा, पृष्ठ रसायन। क्योंकि बच्चों 30% माइनर हुआ है, तो आप लोग इसमें समझ के चलो कि क्या क्या पूछने वाला है। इसमें से टिप्पणी बहुत ज्यादा पूछेगा। क्या पूछेगा, टिप्पणी। टिप्पणी में कौन कौन सी टिप्पणी पूछ सकते हैं, ध्यान समझिएगा।
क्रिस्टल, कोलाइड में क्रिस्टलाभ क्या होता है? कोलाइड, कोलाइडी कण। अब कोलाइडी कण के बारे में पूछेगा। क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? क्रिस्टलाभ कैसे हम प्राप्त करेंगे? या ये क्या होते हैं? निलंबन। क्या पूछेगा? निलंबन। इसके कण की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? आपको बुक में अवेलेबल है, निकालिए, खोलिए, अब जाग जाइए, अब मत सोइए, ठीक है। क्या होगा? निलंबन। निलंबन को प्रभावित कीजिए, परिभाषित कीजिए। निलंबन और कोलाइडी विलयन में क्या अंतर है पूछेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम्बल मोस्ट, क्या होगा? निलंबन और कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी कण में क्या अंतर है? तो ध्यान से समझिएगा। निलंबन को कभी भी किसी भी अवस्था में विलयित नहीं किया जा सकता, इसे घोला नहीं जा सकता, किंतु कोलाइड एक ऐसा क्या है? विषमांगी मिश्रण है जिसको हम क्या कर सकते हैं? घोल के कोलाइड तैयार कर सकते हैं, ठीक। कोलाइड कण जो होते हैं वह काफी छोटे होते हैं, निलंबन थोड़े बड़े कण के होते हैं। वैल्यू जितना है आपके बुक में अवेलेबल है, उठाइए, पढ़िए। अब उठाइए, उड़न मान। क्या पूछेगा? उड़न मान, उड़ने की संख्या। उड़न मान क्या होते हैं? पहली बार नाम सुन रहे हैं। उड़न मान, उड़न मान क्या होता है? उड़न मान इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्कंदन शक्ति। स्कंदन शक्ति, ध्यान से समझिए। उड़न मान क्या होता है? अगर जैसे हम कोई कोलाइडी विलयन है, मान लीजिए कि दो क्या है? दूध है, और दूध को क्या कर रहे हैं? रख दे रहे हैं। कितने समय में वह बैठ जाता है? दूध के कण जो होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो नीचे बैठते हैं ना। अब कितने समय में वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। अभी गर्मी आ रही है, आप क्या करिएगा? उठा के रख दीजिएगा दूध को, तो शाम को देखेंगे तो काफी नीचे बैठ जाता है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा वहां पे? वो उड़न मान, उसी को क्या कहते हैं? ये स्कंदन शक्ति है, कितनी जल्दी वो बैठ सकती है। अब जैसे मिट्टी है, पानी में घोल दो और घोलने के बाद उठा के रख दो तो वो तुरंत बैठ जाएगा। उसका स्कंदन शक्ति क्या है? बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी उड़न मान कम होगी। मतलब उड़न मान मतलब वह कितने समय में फैल सकता है, कितने समय में घुल सकता है, जल्दी से घुलेगा या नहीं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसमें नदी तथा समुद्र पर मिलन बिंदु पर डेल्टा बनने का कारण। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, प्रश्न आपको पढ़े होंगे, लेकिन बस ये है कि एग्जाम्पल पूछ दिया। क्या पूछ दिया? जहां नदियां मिलती हैं, जहां नदियां मिलती है वहां पे डेल्टा कैसे निर्मित होता है? ये भूगोल का प्रश्न है, लेकिन कहां दिया? केमिस्ट्री में। तो ध्यान समझिए बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। होता क्या है, जब दो नदियां ऐसे आती हैं और इन दोनों नदियां क्या करती हैं? जाके समुद्र में गिर जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, जब ये दोनों नदियां क्या करती हैं? समुद्र में गिरती हैं, तो यहां पर आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? आयनीकरण। क्योंकि दो प्रकार की नदियां मिल रही हैं, अम्ल और क्षार दोनों मिल रहे हैं। तो अम्ल एक तरफ से, अगर इसमें अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। मान लेते हैं कि एक नदी जो है किसी ऐसे माध्यम से होते हुए आई है जो कि अम्लीय माध्यम उधर ज्यादा है। मिट्टी होती है, मिट्टियों में अम्लीयता और क्षारीयता अलग अलग पाई जाती है। तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम से होके आई है। इन दोनों में आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, जिससे क्या होंगे? जो इसके कोलाइड के कण होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं, और वो दोनों जहां पे मिलते हैं समुद्र में। अब चूंकि इधर से नदी के कटान, पानी का कटान ज्यादा होता है, वेग ज्यादा होता है किनारों पे, वेग कम होता है, जिसकी वजह से यहीं पे विक्षेपित कर देती हैं। और यहाँ पे एक डेल्टा, एक त्रिभुजाकार एक मैदान बन जाता है, जिसे हम डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। क्यों? समझ में आया? क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? यहाँ डेल्टाई क्षेत्र क्यों बनता है जब नदियां आपस में मिलती हैं तो समुद्र में? चूंकि यहाँ पे क्या है? साल्ट है। क्या है? केमिस्ट्री की भाषा में समझिए, इधर अम्लीय माध्यम से होते हुए कोई नदी आती है, कोई नदी क्षारीय माध्यम से, या जो जल होता है वो अम्लीय क्षारीय से होते हुए आता है। जब आते हैं वो साल्ट के पास, तो नेचर बन जाता है साल्ट का, और क्या हो जाता है उस समय तैयार। जब यहां से इसमें क्या होता है? आयनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जिसमें इसमें क्या होता है? थोड़ी हल्की हल्की, इसलिए कहा जाता है गंगा सागर नहाने से क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है? तृप्ति क्या यहां से मिलती है? ध्यान समझिएगा,
यहाँ पे होता क्या है, आयनाइजेशन प्रोसेस इतना तेज होता है कि हमारी बॉडी उसे आयनाइज हो जाती है और कुछ हमारे अंदर एक अलग सी एक्स्ट्रा एनर्जी का फील होता है। ठीक, तो ये क्या है हमारी यानी जो आस्थाएं हैं वो आस्थाएं गलत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ अपने टॉपिक पे चलते रहते हैं और इसको जान लेते हैं डेल्टा क्यों बनता है। तो इसका कारण कौन है, यहाँ पे अम्लीय नदी या नदी का कटान इधर होता है और यहाँ पे वेग क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। जब नदी मुहाने पे आती है तो वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे जो इसके साथ बहते हुए कोलाइड के कण आए हुए हैं, जो निलंबन के कण आए हुए हो वहां पे विक्षेपित हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ डेल्टाई क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वह है रच्छी कोलाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रच्छी क्लोराइड, सॉरी रच्छी क्लोराइड या रक्षण, रच्छी कोलाइड या रक्षण, स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक, क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। नोट करते जाइएगा इस पॉइंट को, इन सब के टिप्पणी आपको मिल जाएंगे। जल्दी से ज्यादा इसको लिखो और तुरंत रिवीजन कर लीजिए। स्वर्ण संख्या और स्वर्णांक किसको कहते हैं, रच्छी कोलाइड क्या होता है, रक्षण क्या होता है, स्वर्ण संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में आप लिखिए। आगे है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के बारे में लिखना है, लेकिन एक सिलेबस से शायद कट चुका है, तो ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा। उत्प्रेरक से काटा है तब भी पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को इतना केयर नहीं करते। ठीक है, क्या होगा यहाँ, उत्प्रेरक। और इस उत्प्रेरक में कौन सा उत्प्रेरक पूछेगा, तो ध्यान से देखिएगा। उत्प्रेरक में एंजाइम उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब आता है कि इसमें कौन कौन से और कौन क्या पूछ सकते हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं इनके, अब इसमें से इस चैप्टर से यानी पृष्ठ रसायन से लगभग 7 से 8 नंबर पूछेगा केवल टिप्पणी। और वो टिप्पणी कहां से और क्या टिप्पणियां हो सकती हैं, तो इसमें हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। आगे कोलाइडी कण हो गया, क्रिस्टलाब हो गया, निलंबन हो गया, रच्छी कोलाइड हो गया, रक्षण स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। उत्प्रेरक में एंजाइम उत्प्रेरक। और क्या पूछ सकता है, कुछ लक्षण होते हैं कोलाइडों के, जैसे ब्राउनी गति, क्या ब्राउनी गति। इसमें से अभी हम 5 बोल रहे हैं, 5 में से 1-2 निश्चित है। ब्राउनी गति, अपोहन, अपोहन, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन। और हमने अभी बताया स्कंदन, स्कंदन। ये सब जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टिंडल प्रभाव हो गया, ब्राउनी गति हो गया, अपोहन हो गया, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन, पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। ये ध्यान दीजिएगा, पेप्टीकरण शायद सिलेबस से कटा, लेकिन पेप्टीकरण आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कुल आपके 6 टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको पूछने वाले हैं। और ये 6 में से आपके प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें से इन 6 में से 4 तो निश्चित है, 100%, 4 जरूर पूछेगा, 4 100% है। क्या होते हैं इन सब के बारे में जितना बढ़ा चढ़ा के लिखना है लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हार्डी सुलजे नियम। क्या आता है, हार्डी सुलजे नियम। हार्डी सुलजे का नियम है, हार्डी सुलजे के नियम के अनुसार कोलाइडी कणों के बारे में बताया गया है, इनके लक्षणों के बारे में बताया गया कि इनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये बहुत बदमाश होते हैं। ठीक है, तो हार्डी सुलजे का नियम क्या है, इसमें देखिए प्रश्न किस किस टाइप से पूछा जा सकता है। हार्डी सुलजे के नियम का उल्लेख कीजिए, इस नियम को एक उदाहरण देकर समझाइए। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट आता है ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक।
क्या है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या है? ठोसों का गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये आपके 3 से 5 नंबर में प्रश्न आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, तो यह है, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। आप इसको आराम से, क्या कौन से गैसें जो होती हैं वह ठोसों में किस प्रकार अधिशोषित की जाती हैं या किस प्रकार से होती हैं, इसके कारण क्या क्या हैं, कम क्यों हो जाता है या अधिक क्यों हो जाता है, इसके कारण इसमें हम इसके बारे में हमको लिखना है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकंड में। हम लोग का ये पूरा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हम लोग का सेकंड, पृष्ठ रसायन और वैद्युत रसायन दोनों इसी में है। सेकंड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, आएगा पेपर एक ही है, लेकिन आप लोग यहाँ पे आप ऑर्गेनिक में चल लेते हैं। ऑर्गेनिक में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे नामकरण, नॉमेनक्लेचर, नामकरण। इससे आपको 2 से 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नामकरण जो कक्षा 11 का आप लोगों ने पढ़ा है, उससे 2 से 3 नंबर। कुछ कार्बनिक केटायंस हैं, जैसे जिसके बारे में हमको उसमें भी पढ़ना है, कैसे कैसे कहां से आएंगे। आयन और मुक्त मूलक में अंतर, इन सब मतलब ये सब छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन इनमें से केवल और केवल आपसे क्या पूछा जाएगा, बस न्यूमेरिक नामकरण 2-4 तो दे देगा। कुछ जैसे साइक्लोएल्केन वगैरह होगा, आपके टॉपिक में है, साइक्लोएल्केन है या हेलोएल्केन है, हेलोएरीन है, तो इन सब के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। इनमें नामकरण आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, रही बात कि इसमें से किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे टोटल ऑर्गेनिक में से, इसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। हमारे चैप्टर में एक चैप्टर है हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन। कौन सा टॉपिक है? हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन। ये बच्चों कक्षा 11 का नामकरण आप जरूर रिवीजन कर लेना, बिना रिवीजन के आप नामकरण नहीं कर पाओगे, इसको जरूर रिवीजन कर लें। ये आपका आज का वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन समझा कुछ नहीं। ठीक, टाइम दे दिया आपने, टाइम लॉस हो चुका है पूरे साल का, लेकिन अब बचा क्या है लास्ट में, अब उस समय उस तरीके से आप लोग को हम जगा रहे हैं जिस तरीके से हनुमान जी को जगाया गया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहां पे नामकरण में कुछ इंपॉर्टेंट नामकरण एक आठ है हमारे पास, अभी हमने नोट किया है, उसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे इसमें एक दे देता है इस टाइप के, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है आप जरूर लिख लीजिएगा। ये है इस टाइप का आपको दे देता है और आपसे कहेगा इसका नाम बताइए, है कि नहीं है? ये दे देता है और इसका पूछेगा, कहेगा इसका नाम बताइए, इसका नाम आप क्या बताएंगे? ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जितने भी नोड पॉइंट आपको दिख रहे हैं सब जगह कार्बन है, सब जगह कौन है? कार्बन है। इसका नाम आप नोट कर लीजिए, इसका नाम है 3-एथिल 4,4 डाइमेथिल हेप्टेन, डाइमेथिल हेप्टेन। डाइमेथिल हेप्टेन, इसमें कुल 7 कार्बन परमाणु हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 कार्बन परमाणु हैं, और 7 कार्बन परमाणु में डाइमेथिल कहां होगा? यहां जितने जुड़े हैं सब यहां भी कार्बन परमाणु हैं, लेकिन ये सीरीज में नहीं है। इसका नामकरण आप करने से पहले इसको आप ऐसे पकड़िएगा, दोनों तरफ की टंगरी खींच दीजिएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से, कार्बन C C
सी 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। तो अब ये इसमें क्या आएंगे, यहां जो देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर कार्बन पे जो है यहां पे दोनों तरफ ऐसे जुड़े हैं, एक इधर और एक इधर। पांचवें नंबर कार्बन से एक ऐसे जुड़ा है और छठवें, अब बाकी सब ऐसे सिंपल हैं। देखिए यही वाला जो है ऐसे है, बच्चों को कंफ्यूज करना है उसको। बच्चे सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं ये जानना है उनको, तो कैसे जानेंगे, वो ऐसे देंगे ताकि बच्चे घूम जाएं और इनको घुमा के फिर ऐसे। ये प्रश्न है सिंपल लेकिन इसको ऐसे दिया है, इसका नाम क्या है 3 एथिल 4 डाई मेथिल हेप्टेन। अब आप इसका नामकरण कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। इधर अगर CH3 हो गया, यहाँ सब जगह CH2 होगा, CH2 होगा, CH3 होगा, यहाँ C हो गया यही रहेगा, यहाँ CH होगा, यहाँ H2 H3, अब यहाँ H2 H3। देखिए नामकरण आप करेंगे तो यहाँ क्या होंगे, 2 मेथिल है तो यहाँ हो गया डाई मेथिल हेप्टेन, डाई मेथिल। तो 1 2 लेकिन कितने नंबर पे, 4 नंबर पे हैं। देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, चाहे इधर से या इधर से। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 हुए यहाँ कार्बन परमाणु सीरीज में, लेकिन चौथे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे एथिल समूह जुड़ा है और चौथे नंबर पे 2 मेथिल समूह जुड़े हैं। तो देखिए 3 एथिल 4 डाई मेथिल हेप्टेन, यह है इसका नाम। क्लियर, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आपका यही प्रश्न है। इसी टाइप के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि इस टाइप के बच्चे जल्दी यहाँ पे कार्बन परमाणु अगर नहीं सीखे होते हैं तो वह नकल या चीटिंग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन चीटिंग नहीं, आप लोग पढ़ के जाइए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया का एक समीकरण दीजिए। मैं बता दे रहा हूं अभी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, उसके शार्ट में उसका नाम क्या होगा इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये शार्ट में आप लोग जरूर लिखिएगा। अगर प्रश्न आपको पूछ दिया टिप्पणी के अंतर्गत भी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया पूछ सकता है, अगर वो पूछ दिया तो आपको क्या करना है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होते हैं, C6H5Cl। देखिए यहां पे बेंजीन रिंग है लेकिन क्लोरोबेंजीन है, ठीक, प्लस 2Na प्लस ClCH3 ये है। अगर इसको क्या करते हैं बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में, यहां पे ड्राई ईथर यूज करते हैं, शुष्क ईथर यूज करते हैं और गर्म कर देते हैं। क्या जनरेट होगा, यहां पे मिलेगा C6H5CH3, क्या होगा C6H5CH3 प्लस 2NaCl। ये है हमारा बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। नोट कर लीजिएगा इसको, यह है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। कितना सिंपल है, C6H5Cl करेगा क्या, हम पहले ही बता चुके हैं। अगर जो वीडियोस में या क्लास में रहे होंगे तो, और जो क्लास में नहीं रहे हैं उनके लिए ये है। देखिए C6H5Cl क्या करेगा, अपने क्लोरीन को त्याग देगा। और ये क्यों त्यागेगा, क्योंकि यहाँ पे एक आयनिक कंपोनेंट पड़ा हुआ है, एक आयनिक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है। जब भी आयनिक एलिमेंट पड़े होंगे वह जो उसके जैसा लगने वाला आयनिक होगा, जिसके विपरीत चिन्ह का, उसको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यह Cl यहां से एक एब्जॉर्ब हो गया, एक Cl यहां से एब्जॉर्ब हो गया, यह Na 2 Cl को लेकर 2NaCl बना लिया, नेक्स्ट अलग हो गया। और यहाँ पे बचा क्या, CH3। अब ये आवारा अकेला बचा, ये कहां जाएगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3 यहां चला आया। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी अभिक्रिया कोई ऐसी हो तो आप जितने भी सामान्य नाम पढ़े हुए हैं पहले क्या करना है, जो आप जानते हो कि यहां से यह क्लोरीन मिल करके NaCl बनाएगा, तो आपको सबसे पहला काम है NaCl को बना देना है। बाकी जो बच रहा है उसको इसे लिख दो और अभिक्रिया को लास्ट में संतुलित कर दो। अभिक्रिया संतुलित करने सबको आता होगा, कक्षा 11 का ये टॉपिक था। ये 12 में प्रश्न इस तरीके से पूछेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण दीजिए। ये रासायनिक समीकरण है, ये एक बार में हो जाता है। अगर आपको प्रश्न में पूछ भी दिया तो आप इसको यहाँ पे
लिख सकते हैं, यही अभिक्रिया लिख के 4-6 लाइन 10 लाइन थ्योरी आप लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर भूल रहे हो तो, अगर याद कर ले सकते हो तो याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट आता है कि अब कुछ अभिक्रियाएं दे देगा आपके सामने, और कुछ ऐसे यौगिक दे देगा इनमें, साइक्लोएल्केन में, हेलो एल्केन में, हेलो एरिन में, कुछ ऐसे यौगिक को दे देगा और उससे पूछ देगा कि बताइए इनमें इनकी क्वथनांक के आधार पे इनका वर्गीकरण कीजिए या इनको क्रमिक कीजिए। तो क्वथनांक किसका अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। अगर वहां आयनिक कंपाउंड बना है, 3 टाइप के ही बॉन्ड बनते हैं, आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी, तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। संयोजी और उपसहसंयोजी में जब आप आयनिक बना है तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, इसका गलनांक क्वथनांक हाई होता है, और सहसंयोजी में आयनिक की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, लेकिन उपसहसंयोजी जो होता है इसका क्वथनांक और गलनांक बहुत ही कम होता है। तो इसके आधार पे आप बता सकते हो कि किसका क्वथनांक, अब यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है या कौन कौन से एलिमेंट मिल करके क्या बनाए हैं, यहाँ पे नया एक यौगिक का निर्माण किए हैं। अब यहाँ यौगिक जो हमारा चैप्टर है वह हेलो एल्केन, क्या है, हेलो एल्केन। अब कुछ दे देगा, कुछ हेलो एल्केन्स को दे देगा, कुछ हेलो एरीन को दे देगा और कहेगा कि बताइए क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन से कैसे निकालोगे और हेलो एरीन से कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। इसमें और एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके लिए प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होगा या कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए भी अभी आगे हम बात करते हैं। लेकिन याद रखिएगा वह प्रश्न कहां से पूछेगा, जो आपके सामने हेलो एल्केन बनाने की, जैसे क्लोरो एल्केन, क्लोरोमेथेन बनाने के लिए बोल दिया, तो कैसे बनाओगे, आपको कुछ रटने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, नहीं सीख लो। कैसे सीखोगे, क्या करना है, पूछ रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सिंपल सा काम है। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी हम हेलो एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कोई एल्केन है, जैसे यह है मेथेन, क्या है, मेथेन, और बड़ा ले लेते हैं C2H5, एथेन, C2H6 सॉरी, ये है हमारे पास एथेन। हम प्राप्त करना है हमको हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब हेलो एथेन प्राप्त करना है। तो हाइड्रोजन वाला कोई भी एलिमेंट इसमें हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ये चला डाल देंगे। अगर मान लो हमने यहां डाल दिया Cl2, क्या डाल दिया हमने, Cl2, तो क्या बनेगा, तो देखिए किस तरीके से बनेगा। यहां पे ये ऐसा नहीं होगा कि यह क्लोरीन इन दोनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि यहां पे एक आयनिक प्रोसेस जनरेट हो जाता है, जिसके अंतर्गत कि यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहां से एक क्लोरीन बनेंगे, क्या फाइनली दोनों के दोनों HCl बनाएंगे, क्या बनाएंगे, HCl, और वह HCl प्लस यहां जो बचा आप उसको लिख दो C2H5, क्या बचा, C2H5Cl, ये है हमारा हेलो एल्केन। ये हमारा जो बना है अभी हेलो एल्केन बना है, और साथ ही साथ क्या बना, अम्ल बन गया। ठीक, आपने यहां क्या डाला, 2Cl2 डाला था, ये 2Cl2 में क्या हो गया, एक Cl इस हाइड्रोजन या प्रतिस्थापित हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करने में लग जाता है और दूसरा इसकी जगह ले लेता है। ठीक, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, बड़े ही बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ नहीं, इनको कह दो ऐसे कि बदमाश होते हैं। वो करते क्या है, एक को धोखा देंगे और दूसरे जगह ले लेंगे। ठीक, ठीक है, हमारे अब अगला जो टॉपिक है इसमें प्रश्न किसी प्रकार का वो नहीं पूछता है आप लोगों से। हाँ, नामकरण इसमें से पूछा जा सकता है, नामकरण आप लोग इसमें से जितने हैं उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे है डाइक्लोरोमेथेन, जिसमें से हेलो एल्केन से पूछा जा सकता है कि इनके उपयोग, तो आपको यहां नामकरण, उपयोग और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक, जैसे इनके कुछ लक्षण क्या है, भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम इसमें हाइड्रोजन फिर डालें तो क्या होगा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, किसी और यौगिक से अभिक्रिया। ठीक, तो आपके प्रश्न आपके बुक में अवेलेबल है कौन कौन से, अगर इसका बना है तो इसके रासायनिक गुण दिए होंगे, उन रासायनिक गुणों को आप लोग अध्ययन कर लीजिए। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जलने पर क्या प्राप्त होगा, जलने का मतलब
ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनेगा, ठीक। क्या यह ज्वलनशील होगा कि नहीं होगा? अगर यह ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, अगर इसमें हम किसी और प्रकार का कोई हेलो एल्केन डालें, जैसे मेथेन डाल दें, एथेन डाल दें, तो क्या होगा? इस तरीके की जितनी भी अभिक्रियाएं आपको उनको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, क्योंकि वही सब अभिक्रियाएं प्रश्न में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। आपका अगला टॉपिक है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। क्या होते हैं इनमें? देखिए, एल्कोहल, फिनाल और ईथर कैसे हम प्राप्त करेंगे? प्रश्न पूछ देता है, एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल, फिनाल और ईथर, यही बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। हर साल इसमें से 2 से 3 नंबर, 4 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं। जैसे इसमें से कुछ ऐसे दे देगा, जैसे आपको दे दिया ऐसे, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे प्रश्न किस टाइप के होंगे, क्या अंतर होता है एल्कोहल, फिनाल और ईथर में, इनके संरचना में क्या अंतर होता है, इस चीज को जरूर आप जानिएगा। ध्यान से समझिए, ये क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, आप अगर इसको ऐसे पूछा जाए तो यह क्या है? यह क्या है? डाइएथिल ईथर है ना? क्या है? ईथर है, यह एक प्रकार का ईथर हो गया। लेकिन यहां पे अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए C2H5OH, ये क्या है? एथिल एल्कोहल है ना? देखिए, अगर हम दोनों के आणविक संरचनाओं को देखेंगे, अणुओं की संख्या को देखेंगे, परमाणुओं की संख्या को देखेंगे, तो सब बराबर है। 2 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें। क्या है? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इसमें, 3 5 और 1 6 हाइड्रोजन इसमें, 1 ऑक्सीजन इसमें, 1 ऑक्सीजन इसमें। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, यह एक है हमारा ईथर और दूसरा है एल्कोहल, ठीक। फिनाल कब बनेगा? फिनाल जब रिंग होगा तब बनेगा। ध्यान से समझिएगा, फिनाल वैसे फालतू नहीं बनता, बड़ा आसान नहीं है फिनाल बनाना। फिनाल क्या होता है? यह बेंजीन रिंग पर जब OH आयन चलता है तब बनता है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजीन से फिनाल। प्रश्न है, बेंजीन से फिनाल प्राप्त करने की विधि यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। आपको एग्जाम इसमें रिएक्शंस हैं, ढूंढो और पढ़ो जल्दी जल्दी, आप लोग का काम है ये। आज मैं रास्ता दिखा दे रहा हूं, लास्ट रास्ता है आपके लिए। 2022 के जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे देने वाले हैं एग्जाम, उनके लिए क्या है ये? बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, हमने पहले ही बोला प्रश्न कहां से उठाएगा? प्रश्न आपके टॉपिक से ही उठाएगा, कहीं से अलग से नहीं आता। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे क्या होता है जब, इसमें कैसे प्राप्त करेंगे, इनके बारे में आगे हम अभी अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर बता देंगे। इसमें क्या होगा, वो जो अभी 1-2 दिन में आप लोग को ये वीडियो मिल जाएंगे। केवल उसमें क्या होंगे, क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए और कैसे प्राप्त करेंगे। कुछ अभिक्रियाएं जो चुनिंदा अभिक्रियाएं हैं, जिसको हम कह देंगे कि इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो उन अभिक्रियाओं के बारे में हम अब इसको बात करेंगे इस पे। तो चलिए, बेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे? आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बेंजीन रिंग यही है ना, इसमें कुछ नहीं, क्या कर दो, पानी की मात्रा को डाल दो। किसकी मात्रा को? पानी की मात्रा को। बेंजीन में जब पानी डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब भी हम पानी को कहीं से किसी से रिएक्ट कराते हैं तो पानी इतना आसान नहीं है कि वो समान रूप से टूट जाए। इसको पहले क्या करना पड़ता है? शेर के सामने बकरे को लटकाओ, यानी यहां से H को निकालने के लिए हमें किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कोई ना कोई उत्प्रेरक आप लगा दो, चाहे फेरस लगा दो, मॉलिब्डेनम लगा दो, चाहे आप कोई भी निगेटिव, यहाँ चूंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला नहीं लगेगा। यहाँ जब भी लगाओ कोई ना कोई निगेटिव लगाओ। तो यहाँ H2SO4 डाल दो। जब H2SO4 डालोगे तो यहां से H निकल के इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा और क्या बन जाएगा, यहां से OH आयन बन के इधर बन जाएंगे, प्लस H2 अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, देखिए आप मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर, यानी एल्कोहलों में भी अंतर पूछ दिया तो कैसे बताएंगे। तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में क्या अंतर है,
इसमें ध्यान दीजिएगा, मेथिल एल्कोहल में केवल क्या होते हैं। अब कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, समझ रहे हैं, या एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल, आयोडोफॉर्म कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, इन सब की विधियों के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो एल्कोहल फिनाल ईथर में क्या क्या है हमने बताया अभी, क्या क्या, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या है मेथिल एल्कोहल और उससे प्राप्त करना है क्या एथिल एल्कोहल। देखिए सबसे सिंपल तरीका, आपको किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शंस को याद नहीं करने हैं, हमको मालूम है मेथिल एल्कोहल क्या होता है CH3OH, और यही है, हमको ले लेते हैं 2 ठो, कितने ले लेते हैं 2 ठो, एक से तो बनेगा नहीं क्योंकि मेथ से एथ प्राप्त करना है, तो एक कार्बन से तो होगा नहीं, 2 कार्बन लाना है, तो 2 कार्बन लाने के लिए क्या करते हैं, ये इधर हो गया, अब इधर लिख देते हैं C2H5, यहाँ 3 दूनी 6, 2 कार्बन 3 2 कार्बन 5 है यहाँ है। अब क्या करते हैं, यहाँ OH 2 ठो था, 1 ठो OH लगा देते हैं, जो बचा बाकी को लिख देते हैं, बाकी लिख देंगे क्या बचा है प्लस H2O। लेकिन यहाँ पे आपको रिएक्शंस लिखने हैं तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, शेर के सामने बकरा लटकाओ, यानी उत्प्रेरक, क्या करना है उत्प्रेरक। आखिरकार ये क्यों टूटेगा, क्योंकि ये संतुलित था लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ा हमको, शेर के सामने बकरे की बलि देनी पड़ी, तो बकरा कौन है उत्प्रेरक। याद रखिएगा यहां पे कौन सा उत्प्रेरक यूज होगा, इसको लिखना महत्व नहीं देता है, आप लोग को बस क्या करना है उत्प्रेरक लिखना है, और खास करके ध्यान दीजिएगा OH यहां से निकालना है, अतः यहाँ पे कोई भी हम धनात्मक उत्प्रेरक का यूज करेंगे, तो धनात्मक उत्प्रेरक में आप फेरस मॉलिब्डेनम इनका यूज कर सकते थे, ठीक, और अगर आप इनका यूज नहीं करना चाहते हो तो कुछ नहीं H2SO4 प्लस HCl का मिश्रण भी यूज कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा इन सबको कि कौन कौन से उत्प्रेरक है, किसको किसको हम लोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, क्या चीज, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे बताया और आपको बार बार कह रहे हैं, आपके प्रश्न से ही पूछा जाएगा, आपके जो बुक में अवेलेबल है एल्कोहल फिनाल ईथर में, इन सब के आपके भौतिक गुणों को प्राप्त, रासायनिक गुणों को जरूर पढ़ लेना है, उन्हीं से आपके क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे वाले प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आपको किसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करने के लिए, यह टॉपिक एल्कोहल फिनाल और ईथर। तो इसमें एल्कोहल के रासायनिक गुणों को, फिनाल के रासायनिक गुणों को और ईथर के रासायनिक गुणों को जरूर से जरूर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अगला जो हमारा प्रश्न आता है वह है कि दर्शाइए कि मेथेनॉल पर उपयुक्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त किए जाते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक टिप्पणी में पूछ देता है, लेकिन इस बार पेपर शॉर्ट किया गया है जिसकी वजह से हो सकता है टिप्पणी में ना पूछे, लेकिन फिर भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बारे में जरूर आपसे कहीं न कहीं घुमा फिरा के आएगा प्रश्न। तो इसमें से क्या होंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक किसको कहेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, यानी इस अभिक्रिया द्वारा कौन होता है ध्यान से समझिएगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक हम किसको कहेंगे, ठीक है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जब क्या किया जाता है, आइसोप्रोपिल या किसी भी ब्रोमाइड को या ऐसे सीधे सीधे कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है उसे शुष्क ईथर के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वही क्या कहा जाता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब कुछ कह रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे नाम दे देगा, और है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बाद ल्यूकास अभिकर्मक, क्या ल्यूकास अभिकर्मक। आप इसको टॉपिक को नोट करिए, बुक से ढूंढिए और लिखिए, नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है बुक में तो आपको क्या करना है, तो आपको हमें कमेंट करना है या आपको नंबर हम दे रहे हैं, आप उस नंबर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, सॉरी नंबर मेरा है, आप नोट कर लीजिएगा 9696 288752,
ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे और आप अपना केवल आप ये बताइए कि हम कौन है और क्या चाहिए, किस टॉपिक का क्वेश्चन आपको नहीं मिला है। आपको पूरे चैप्टर का पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन बेटा पढ़ना है, आपको पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपका अब अंत की ओर चलने वाला है। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, इस पे न्यूमेरिकल आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। SN1 व SN2 अभिक्रिया शायद एक कट चुका है सिलेबस से, नोट जरूर देख लीजिएगा। SN1 अभिक्रिया और SN2, लेकिन इनके टिप्पणियों के बारे में कटा है, इनके परिभाषाओं के बारे में कटा है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आएगा। आप न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आए जरूर कांटेक्ट करिएगा। आपका एग्जाम 24 अप्रैल से ही स्टार्ट होने वाला है। आप उससे पहले आप तैयार मत होइए, क्योंकि अभी बीच में सेमेस्टर वाइज जो बच्चे हैं उनका भी रुका हुआ है। ठीक, तो अभी सेमेस्टर एग्जाम आपका 26 मार्च से लगभग स्टार्ट होने वाला है सभी बच्चों का। कुछ डिग्री कॉलेजों के बच्चे हैं जिनका अभी रुका हुआ है, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए कि हमारा पहले होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। जो बच्चे सेमेस्टर वाइज एग्जाम दे रहे हैं उनका हो सकता है। ठीक, आगे है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर। नेक्स्ट आपका इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन और है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर। ध्यान से समझिएगा, केवल परिभाषा, केवल प्रारंभिक परिचय। केवल प्रारंभिक परिचय में क्या प्राथमिक, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल्स, इनको पढ़ने हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर। मोस्ट क्वेश्चन अंतर। आप यहाँ पे चाहे भी कोई भी, हम आपको प्रेफर करेंगे यदि आप कोई भी बुक उठाना चाहते हो, किसी प्रकार के इजी नोट्स क्वेश्चन बैंक वगैरह यूज करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेटर क्वेश्चन बैंक होगा काकाटेनियर। अगर मिल जाए तो आप लोग अपने आसपास ढूंढो और लिख लो, ले लो काकाटेनियस। अगर काकाटेनियस नहीं मिल रहा है तो अरिहंत का अवतार आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है इसका, और काफी अच्छा स्कोप दे रहा है, और उसमें समझाने का ढंग भी आपको बिल्कुल अपनी भाषा में है। ठीक, और बाकी जो अभी मिल रहे हैं जैसे और राजीव का हुआ, ये सब हुआ, इन सब में धीरे धीरे हम देख तो रहे हैं कि प्रोसेस चेंज किए हैं सब, लेकिन उतने अच्छे नहीं है। आपको सबसे आसान भाषा में मिलने वाला है अवतार और काकाटेनियर। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, 50-60 रुपए लगाइए और ले लीजिए, क्योंकि आज का 50 रुपए आपके 500, 1000, 5000 बचाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइमन टीमन अभिक्रिया। राइमन टीमन अभिक्रिया, इस चीज को जरूर आप पढ़िएगा। राइमन टीमन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान समझिएगा। राइमन टीमन अभिक्रिया, कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया, ये सब जो है इन दोनों पे टिप्पणी आई हुई है, निम्नलिखित उदाहरण सहित समझाइए। कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया और राइमन टीमन अभिक्रिया। कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया 2017, 18, 19 तीनों साल लगातार पूछा हुआ है, और राइमन टीमन अभिक्रिया 19 में भी पूछा है, उसके बाद फिर अभी तक तो एग्जाम ही नहीं हुआ। 19 और 20 दोनों में पूछा है शायद। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला जो हम लोग बात करेंगे वह है एल्कोहल, फिनाल और ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। क्या क्या है, एल्कोहल, फिनाल और ईथर के प्रमुख उपयोग। देखिए इस चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न मिल रहे हैं, तो आप इसमें ये मत घबराइएगा कि इस चैप्टर से सब पूछेंगे ही। अभी इसमें से क्या पूछा है हमने बता दिया कि इसमें से किसी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। आपको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर पूछेगा। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, यह इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जरूर पूछेंगे। तो ये सब 100% श्योर क्वेश्चंस हैं। ल्यूकास परीक्षण हमने बता ही दिया, ल्यूकास परीक्षण आपको पढ़ना है। अब इसके बारे में आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, तो आप लोग अपने फाइल में भी लिखे होंगे ल्यूकास परीक्षण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि
अब एथिल एल्कोहल बनाने की विधि या एल्कोहल बनाने की विधि, तो उसमें से आपको क्या प्राप्त करना है? स्टार्च से एल्कोहल। किससे? स्टार्च से एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? अब कौन सा एल्कोहल? एथिल एल्कोहल की बात है। स्टार्च से एल्कोहल बनाने की विधि, इसमें आपको लगभग 1 से 2 विधियां मिलेंगी। आपको कोई जो विधि सिंपल लगे आप वो विधि पढ़ लो। स्टार्च से एल्कोहल बनाने की विधि, ठीक है। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, बस खाली प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि किसका? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इसकी प्रयोगशाला विधि आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है, अब प्रयोगशाला विधि में चित्र जरूर बनाइएगा, ध्यान से समझिए। प्रयोगशाला विधि में चित्र आप जरूर से बनाएंगे, क्योंकि प्रयोगशाला कोई भी विधियां होती हैं उसमें चित्र का ही, और चित्र के अनुसार ही लिखना है। यह नहीं कि चित्र बना कहीं और रहे हैं और लिख कहीं और रहे हैं। कुछ और हमारे पास इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस हैं, जैसे क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आश्रित करते हैं। आप लोग इन सब प्रश्नों को लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। क्या होता है जब इस चैप्टर से क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को शुद्ध आश्रित करते हैं? कैल्शियम एसीटेट मतलब CH3COOCA, या इसमें ऐसे कर देते हैं, इसके डबल बॉन्डिंग होते हैं, CH3COO डबल बॉन्ड ऐसे होता है, डबल अलग अलग होते हैं दोनों बॉन्ड, ठीक। आसवन कराया जाता है, क्या कराया जा रहा है? आसवन, भाप आसवन। अब इसके आसवन करने पर क्या बनेगा? ध्यान से समझिएगा, यहां से कुछ नहीं, यहां से ये COO, सॉरी यहां C है, कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट है, तो यहां से ये इतना अलग हो जाएंगे, कितना? ये अलग हो जाएंगे, और बाकी ये सब अलग हो जाएंगे। तो यहां पर बन क्या जाएगा? देखिए अलग किया गया है, तो हम पहले ही जानते हैं कि जब कैल्शियम को जल मिल जाए, आश्रित किया जाए, तो यह क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या बनाएगा? देखिए CH3COCH3 ये जनरेट करेगा, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। ये है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट है। कैल्शियम एसीटेट को जब आश्रित किया गया है तो बना एसीटोन, और साथ ही साथ बनेगा CaCO3। ध्यान समझिएगा, CO3, देखिए 1 2 3 कैल्शियम है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनाया है। हम पहले ही बोले हैं कोई अभिक्रिया होगी तो हमको क्या देखना है कि यहाँ जो धन आयन उपस्थित है वह टूटेगा, और टूटेगा तो कितने के साथ? तो कैल्शियम प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस कार्बन, CaCO3, यह आयनिक कंपोनेंट है, यह आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड बन गया यहाँ पे, तो जो बचा हुआ आप लिख सकते हो। यह है आपका क्या प्रश्न था? प्रश्न था क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आश्रित करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है? कौन सा प्रश्न है? फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे? NaOH से। नोट करिए, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है, तो कैसे क्या प्राप्त करेंगे? ध्यान समझिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बनते हैं, क्या करते हैं? अभिक्रिया NaOH से कराते हैं। तो यह ध्यान से समझिए, यह कैनिजारो अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो इस अभिक्रिया को आप लोग लिख लेंगे अपने से। इस अभिक्रिया का नाम हमने क्या बताया? कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए नाम आपको दोनों अभिक्रियाओं, कई अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को क्या कर लिया? सीधे सीधे नाम लेके नहीं पूछ दिया, क्या कर दिया उसने उस अभिक्रिया को ही बता दिया कि ऐसे ऐसे कराते हैं तो क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH से अभिक्रिया कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCOOH, ये है, सॉरी HCHO ना, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। और जब फॉर्मेल्डिहाइड को हमने क्या किया? NaOH से अभिक्रिया
करा दिया तो क्या बनाएगा, हमने बताया अभी क्या क्या बनेगा, एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट। एल्कोहल कौन सा बनेगा, CH3, कितना CH3OH। एक मिनट, इसके आप लोग यहाँ पे अभिक्रिया कर लेंगे, कनिजारो अभिक्रिया के अंतर्गत होगा ये। इसमें क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें सोडियम फॉर्मेट और एल्कोहल, अब कौन सा एल्कोहल होगा, अगर एक कार्बन हम यूज करेंगे तो ए सिंगल मेथेन मेथेनॉल बनेगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा, और अगर दो कार्बन होंगे तो एथिल एल्कोहल बनेंगे। कार्बन की संख्या के आधार पर वो डिपेंड करेगा कि हम कितना फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एथेनॉल से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एथेनॉल से किसे, एथेनॉल CH3CHO से क्या प्राप्त करेंगे, यह है एथेनॉल। एथेनॉल से हमको प्राप्त क्या करना है, एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, पता नहीं एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए देखते हैं। एसीटोन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। किसके साथ, उत्प्रेरक डालेंगे, और उत्प्रेरक के रूप में कौन डालेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट या H2SO4 भी डाल सकते हैं। चलिए H2SO4 हमने पहले ही बताया, यहां कौन सा अभिक्रिया बना है, ये CH3CHO है, एथेनॉल है। एथेनॉल को जब हमें तोड़ना है तो हमें यहां अभिक्रिया उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी, और उत्प्रेरक में हमने किसका यूज किया, H2SO4 का भी। अब कहीं कहीं आपके बुक में हो सकता है K2Cr2O सॉरी Na2CO2 Na2 सोडियम डाइक्रोमेट, यही ना, Na2Cr2O7, इसका भी यूज किया जा सकता है कहीं कहीं, सोडियम डाइक्रोमेट है। और यहाँ पे हम लोग सीधे सिंपल सा जो सस्ता मिलता है उसी का यूज कर लेते हैं, ठीक। H2SO4 का यूज करेंगे, क्या बनेगा, साथ ही साथ इसको नवजात ऑक्सीजन देंगे। कौन सा ऑक्सीजन, नवजात, फ्रेश एयर, नवजात ऑक्सीजन देंगे, और नवजात ऑक्सीजन देने पर यह क्या बनेगा, आप बताइए, CH3COOH। ये प्राप्त हुआ है हमारा एथेनोइक अम्ल। क्या है ये, एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल में फिर एक बार वही अभिक्रिया कराते हैं, फिर से क्या डालते हैं, इसे हम गुजार देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जार से, ठीक, बुझे हुए चूने के साथ। जब हम इसको इधर से अलग करते हैं तो यह बन जाएगा कैल्शियम, यहां हो जाएगा सॉरी CH3COO होल ट्वाइस Ca, क्या बन गया, कैल्शियम डाइक्रोमेट, अरे कैल्शियम एसीटेट, सॉरी ये क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बन गया। अब इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा, इसको हम गर्म कर देते हैं। और जब गर्म करेंगे तो यहां हमें मिल जाएगा एसीटोन, CH3COCH3, ये है हमारा एसीटोन। ध्यान समझिएगा, इस अभिक्रिया में यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक का कर रहे हैं तो कौन सा एलिमेंट गायब हो रहा है उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आप कैल्शियम गायब हो गया, लेकिन ये कैल्शियम अकेले नहीं गायब हुआ होगा, कैल्शियम एसीटेट को अभी हमने पिछले कैनिजारो अभिक्रिया में हमने करके बताया। क्या बताया, अरे सॉरी, अभी कैल्शियम एसीटेट के बारे में हमने जब अभिक्रिया कराया था, इससे कैसे एसीटोन प्राप्त करेंगे, यही था ना, कैल्शियम एसीटेट से। अरे हाँ, आओ देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट से भी हमने अभिक्रिया कराया था, CH3COO सिंगल बॉन्ड, CH3COO सिंगल बॉन्ड, कैल्शियम है यहाँ, हमने अभिक्रिया कराया था। क्या बोला था, यहाँ किसी न किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, यह सिंपल आयनिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, टूट जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। यह क्या टूट जाएगा, टूट के क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ ही साथ CH3COCH3 ये हमारे पास ये क्या बना, हमारा एसीटोन, ठीक। तो इस अभिक्रिया को आप नोट कर लीजिए, यह अभिक्रिया यहां से यहां तक है। आपको क्या करेगा, यह प्रश्न आएगा क्या कि एथेनॉल से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करेंगे में यह आता है, हर साल लगभग आया हुआ है। अगला है, आप लोग जान लीजिएगा, फेयलिंग विलयन क्या होता है। कौन सा विलयन, फेयलिंग विलयन।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न, आप बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त करेंगे? किससे? ये आपका होमवर्क है, आपका काम है, आप इसको ढूंढिए, करिए जल्दी जल्दी। बेंजोइक अम्ल से किसको प्राप्त करना है? बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, यह बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त करेंगे? कुछ नहीं, इसमें कर दो NaH3 से रिएक्शन, या अमोनिया से रिएक्शन करके बनाएगा। पहले बनेगा अमोनियम बेंजोएट। क्या बनाएगा? अमोनियम बेंजोएट C6H5COONH4, यहां से H इसके साथ जुड़ के NH4 और ये बनाएगा इतना। ये हो गया हमारा अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट बनने के बाद क्या बनाएगा? जब हम इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे मतलब इसे हवा के संपर्क में डाल के गर्म करेंगे, जिसकी वजह से इसमें से वाष्पित हो जाए। जब वाष्प निकलेगा तो क्या निकलेगा? वाष्प कैसा? ध्यान समझिएगा। जब इसे गर्म करेंगे तो यह क्या बनाएगा? यहाँ पे बेंजामाइड बनाएगा। यह होगा C6H5CONH2, यह है बेंजामाइड। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है, हम लोग इस टॉपिक से कवर कर चुके हैं। एल्डोल संघनन हमने बोला, अरे कैनिजारो अभिक्रिया आपको पढ़ना है, और कुछ और रासायनिक समीकरण हैं उनको आप लोगों को पढ़ लेना है। आगे अभी एक वीडियो आप लोगों को और मिलेगा, जिसमें से कुछ और ऐसे रासायनिक केवल अभिक्रियाओं के बारे में, जो कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और इन सब चैप्टरों से होंगे, केवल उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात किया गया है, जिसमें से क्या करना है? जिसको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। एल्डिहाइड में ही है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, ठीक है। और यहां अभी हमने बता दिया कैल्शियम एसीटेट से कैसे बनाएंगे इसको। तो ये कैल्शियम एसीटेट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या यहां से सीधे ऐसे एसीटोन बनाने की विधि भी पूछ सकता है। जब भी आपसे पूछे, आपको जो विधि मालूम हो लिख दो, पीछे मत हो के आओ, ठीक है, लिख के आओ बस। अगला है, प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कैसा एसिटल्डिहाइड बनाना है? क्या बनाना है? एल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि हमने अभी बताया है, उसको आप लोग क्वेश्चन नोट करते चलिए। इसमें से एल्डिहाइड बनाने की विधि बहुत पूछता है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल फिनॉल की विदाई करते हुए नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। कौन सा है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में क्या आने वाला है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ ऐसे यौगिकों के नामकरण को जरूर पूछेगा। क्या है? नामकरण। इस चैप्टर में कुछ नामकरण है जिनको पढ़ना है, नामकरण पूछेगा, कहेगा नाम बताइए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस, CHNH2। नेक्स्ट है, इसका नाम क्या होगा? आप लोग इसका नाम लिख लीजिए, प्रोपिन टू एमीन। क्या नाम होगा? प्रोपिन टू एमीन। यहां पे प्रोपेन देखो, 1 2 का 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन को प्रोपिन कहते हैं, दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है एमीन, तो यह हो गया प्रोपिन टू एमीन। इस तरीके से आप लोग का इसमें नामकरण दिया है। और एक है MBr C6H4NH2। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नाम है 3-ब्रोमोबेंजेनेमीन। 3-ब्रोमोबेंजेनेमीन। 3-ब्रोमोबेंजीन, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 3-ब्रोमोबेंजीन एमीन।
या एक ही में साट के लिख दो, ठीक, संधि की तरह। आगे है रासायनिक समीकरण देकर समझाइए कि डाईएजोटीकरण क्या है। क्या है प्रश्न? डाईएजोटीकरण। इसमें से और आप इसी तरीके के नामकरण पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है डाईएजोटीकरण। डाईएजोटीकरण क्या है? एजोनीकरण नाम सुने हो? एजोनीकरण का ही एक सगा भाई है एजोटीकरण। इसमें क्या होता है? डाईएजोटीकरण किसको कहते हैं? जब हम किसी भी यौगिक को आयनित कर दें, क्या कर दें? आयनित कर दें, यौगिक को ही आयनित कर दें, वो होता है डाईएजोटीकरण। कोई एक अभिक्रिया लेके देख बताना है। जैसे हम लोग एक है, हमारे पास अभिक्रिया है C6H5NH2। ये क्या है हमारे पास? डाईएजोटी। अरे ये हमारे पास एक है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। अब इस एनिलीन को क्या करते हैं? या डाईएमीन भी, अरे इसको क्या बोलते हैं? बेंजीनेमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या नाम होगा इसका? अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? एजोटीकरण कराते हैं। तो एजोटीकरण कराने के लिए हमको इसको लो टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाके इसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 इससे NaNO2 इससे अभिक्रिया कराना है, और साथ या HCl से, दोनों रहेंगे NaNO2 और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। क्या बनेगा? ध्यान से समझिएगा, क्या बनेगा? यहां जो बनेगा वह होगा हम लोग के सामने, यहां पे हमारे सामने प्राप्त होगा C6H5N2 पर प्लस और Cl पे माइनस। कहां से Cl आया? यहां से, और बाकी प्लस साथ ही साथ NaNO2 Na यहां से क्या करेगा? निकल करके ऑक्सीजन के साथ एक अलग कंपाउंड बनाएगा। लेकिन हमको उतना बड़ा नहीं पढ़ना है, हमको क्या जानना है? बस डाईएजोनीकरण या एजोटीकरण क्या होता है। तो ये एक अभिक्रिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। जब एनिलीन को क्या किया जाता है? डाईएजोटीकरण किया जाता है, तो क्या बनता है? डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है डाईएजोनियम क्लोराइड। डाईएजोनियम क्लोराइड है, इसका नाम लिख लीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी में मिक्स करके लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब इसमें से नामकरण। नामकरण इस चैप्टर का मोस्ट है, रीढ़ की हड्डी है इस चैप्टर के लिए। अगर आपको नामकरण नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, पूर्ण करने के लिए आता है, ठीक। तो उसमें से कौन कौन से अभिक्रियाएं हैं ये सब अभी आपको आगे इसमें आगे वीडियो में मिलता ही रहेगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका चैप्टर खत्म। आगे आए जो चैप्टर है जयवाणु। कौन सा टॉपिक है? जयवाणु। इस टॉपिक से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन मोस्ट टू मोस्ट हैं, यानी वही क्वेश्चन आएंगे जो हम बताएंगे। जैसे पहला है विटामिन्स। क्या आएंगे? विटामिन्स। और विटामिन में कौन से विटामिन्स हैं और किस उसका यूज क्या है? रासायनिक नाम। विटामिन्स के नाम, कौन सा नाम? रासायनिक नाम। और उसका उपयोग। यह बस रासायनिक नाम और उपयोग, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। रासायनिक विटामिन्स के नाम और रासायनिक नाम। कौन सा नाम? रासायनिक नाम। और उसका उपयोग खास करके विटामिन सी, ए और ए बी और सी, ए बी सी और के, ठीक है। अगर नहीं के है तो ई। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए बी सी और ई। विटामिन सी के जितने टाइप्स होते हैं इनको खास करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी क्या है? कार्बनिक यौगिक है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। ग्लूकोज व फ्रक्टोज, आपको कौन कौन से अंतर याद रखने हैं? खास करके इसके रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना या संरचना।
संरचनाओं के बारे में ज्यादा अध्ययन कर लेना है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना को पूछेगा। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद डीएनए या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से पूछ सकते हैं? डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही बस आपको 2 प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न आएंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगर 1 नंबर का लगभग ये आने वाला है, 2 से 3 नंबर की ये आने वाले हैं, 2 से 3 नंबर की ये आने वाले हैं, कुल 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र, ये सब जान लीजिएगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। आपका अगला जो प्रश्न आता है इस चैप्टर से, जयवाड़ू का अगला प्रश्न है लिपिड क्या होते हैं? अगला क्या प्रश्न रहेगा? लिपिड के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, 100% प्रश्न है लिपिड। ये आ रहा है इस बार के बोर्ड एग्जाम में, लिपिड क्या होते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म। आगे कुछ और है जिसमें कि आप लोग को कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, उसको अभी वीडियो में रहेगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगले और सब्जेक्ट के वीडियोस आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। तब तक के लिए